गीता, मैंने मना किया था ना कि मत जा बारिश में। अब तुझे भी चोट आ गई। आज राधा भूखी ही रह जाएगी। राधा अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं भूख सह लूंगी। इस तरह हमारा गुजारा नहीं चल सकता, मुझे अब कुछ करना होगा। उस रात झोपड़ी के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज थी और 3 भूखे चेहरों की खामोशी, जो सभी को रोने के लिए मजबूर कर रही थी। दिल्ली के हसनपुर गांव में एक हरिया नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, उसकी बेटी राधा और सबसे छोटा बेटा मोहन रहता था। इस साल के जून के महीने में होने वाली बारिश ने हरिया का काम लगभग बंद कर दिया था, जिसके चलते उसके परिवार को कई कई दिनों तक भूखे रहकर गुजारा करना पड़ता था। सुनो जी, राधा ने आज कुछ भी नहीं खाया है। आज तो बस एक रोटी ही बची थी, वो भी मोहन को खिला दी। अब तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम तो 3 दिन से भूख को झेल रहे हैं, लेकिन ये मासूम बच्चे, ये बेचारे कैसे भूख रोक पाएंगे? क्या बताऊं गीता, इस बारिश ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जहाँ भी जाता हूँ हर जगह गीली लकड़ियाँ ही मिलती हैं। कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अपने घर के हालातों के बारे में सोचकर हरिया की आंखों में पानी भर आया। वो हर दिन कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल पाता। इस दौरान बाहर बादलों में गड़गड़ाहट उठने लगी। पक्षी और जानवर अपना आशियाना ढूंढते हुए दर बदर भटकने लगे थे। उधर दूसरी ओर जल में रहने वाले जीव के लिए हर तरफ पानी में आशियाना बन चुका था। कहीं मेंढक पानी में कूद रहे थे तो कहीं मछलियाँ पानी में तैरती हुई जमीन के हर हिस्से को भांप रही थी। लेकिन हरिया के परिवार के लिए ये मौसम तकलीफों से भरा था। पिताजी, ठंड लग रही है। मेरे पास आजा बेटा, इस बोरे को ओढ़ ले, ठंड थोड़ी कम लगेगी। मोहन अपनी माँ के पास जाता है। जब गीता ने उसका माथा छुआ तो पता चला मोहन बुखार से बुरी तरह तप रहा था। माँ, मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों तपने लगा है? कुछ भी नहीं बेटा, बस मौसम के बदलने से तुझे थोड़ा बुखार आ गया है। मैं तेरे माथे पर पट्टी रख दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी भूख से छटपटाती राधा बोल पड़ी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आज रात मुझे भी भूखा सोना पड़ेगा? सुनो जी, मैं अब राधा को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। मुझे गांव में जाना होगा और किसी से मदद मांगनी होगी। बस राधा के लिए एक रोटी मिल जाए तो मैं लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। गीता, इस तेज बारिश में तुम कहाँ जाओगी? अगर इस बारिश में भीग गई तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो क्या करूं जी, मोहन बुखार से कमजोर हो रहा है, राधा भूख से तड़प रही है। आखिर कब तक बच्चे ऐसे ही तकलीफ झेलेंगे? मैं राधा को साथ लेकर जाती हूँ, शायद बच्ची को देखकर लोगों को दया आ जाए। कुछ देर बाद गीता कांपते हुए उठी और राधा का हाथ थामकर बाहर निकल गई। गांव की गलियों में कीचड़ और पानी था। गीता गांव वालों के दरवाजे दरवाजे पर गई। बहन, मेरी बेटी भूखी है, कुछ खाने को मिल जाता तो आज की रात कट जाती। शाम ढलने को है और ये बारिश के मौसम में भी नखरे बनाकर भीख मांगने निकल पड़ी। अरे, जब बच्ची का पेट नहीं भर सकते तो पैदा क्यों करते हो? चल भाग जा यहाँ से। मैं तुझे खाना तो क्या, अपने घर का पानी भी नहीं देने वाली। गीता कुछ कहने ही वाली थी कि पास से एक आदमी जोर से बोला। तेरा मर्द कहाँ है जो तुझे इस तरह भीख मांगने भेज दिया? और नाटक तो तू अच्छा कर लेती है, जो अपनी बेटी को भी साथ ले आई भीख मांगने। भैया, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ मांगने आई थी। मैं तो 3 दिन से भूखी हूँ, बस बच्ची का पेट भर जाएगा इसी उम्मीद से यहाँ आई थी। बस बस, अब अपनी रामलीला यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। जा, भाग जा यहाँ से, हम तुझे कुछ भी नहीं देने वाले। गीता चुपचाप मुड़ी, उसकी आंखें भर आई थी। इस दौरान बारिश ने अपनी तेज रफ्तार को पकड़ लिया। राधा उसकी साड़ी पकड़े चली जा रही थी। गीता गांव वालों के व्यवहार से दुखी थी। उसके मन में अपने बच्चों को लेकर चिंता थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई आगे बढ़ने लगी। तभी पैर फिसला और गीता कीचड़ में गिर पड़ी। मेरा पैर! माँ, उठो माँ,
आप ठीक तो हो ना? बेटी, मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं नहीं उठ पा रही। आप चिंता ना करो माँ, मैं अभी पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। राधा रोती हुई घर की तरफ दौड़ी। उसके पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे, सांसें उखड़ रही थी। उसने हरिया से सारी बात बता दी। फिर हरिया झट से बाहर दौड़ पड़ा। बारिश अब और बढ़ने लगी थी। वो गीता तक पहुंचा, उसे उठाया और कीचड़ से भरे रास्ते से अपनी झोपड़ी तक लाया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। गीता की सांसें तेज थी और उसकी आंखें अध खुली थी। गीता, मैंने मना किया था ना कि मत जा बारिश में। अब तुझे भी चोट आ गई। आज राधा भूखी ही रह जाएगी। राधा अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं भूख सह लूंगी। इस तरह हमारा गुजारा नहीं चल सकता। मुझे अब कुछ करना होगा। उस रात झोपड़ी के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज थी और 3 भूखे चेहरों की खामोशी, जो सभी को रोने के लिए मजबूर कर रही थी। अगले दिन सुबह बारिश रुक गई थी और मौसम साफ था। अब हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ में पांव धंस रहे थे और जमीन पर चारों तरफ पानी बह रहा होता है। उसके पैर पानी में डूबे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आज थोड़ी बहुत लकड़ियां बेचकर ही लौटूंगा, वरना गीता और बच्चे यूं ही भूख से तड़पते रहेंगे। उसने जंगल पहुंचकर देखा, हर तरफ का माहौल भीगा भीगा था, जिसकी वजह से सूखी लकड़ियां प्राप्त कर पाना मुश्किल था। हर तरफ पेड़ भीगे हैं, तो फिर सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी? काफी देर तलाशने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर सामने से बहते पानी पर पड़ी। पानी साफ था और उसमें कुछ तैरती हुई मछलियां दिखाई दे रही थी। अरे, ये तो जमीन के पानी में भी मछलियां तैरने लगी हैं। मछलियों को देखते हुए हरिया सोच में पड़ जाता है। मेरा परिवार कई दिन से भूखा है, क्यों ना मैं इन मछलियों को घर ले जाकर भोजन बना लूं। इससे तो मेरे परिवार का पेट भी भर जाएगा और सबको ताकत भी मिलेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हरिया पास के पेड़ की टहनियों को काटकर और पत्तों की मदद से एक टोकरी बना लेता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से मछलियों पर वार करके उन्हें टोकरी में इकट्ठा करने लगता है। घंटों की मेहनत के बाद शाम को जब हरिया घर लौटा तो उसकी धोती गीली थी, लेकिन उसकी टोकरी में ढेरों मछलियाँ रखी थी। पिताजी, ये तो मछलियाँ हैं। माँ देखो, पिताजी मछलियाँ लाए हैं। आपने बहुत अच्छा किया जी, आज कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा। हाँ गीता, अब हमें रोज भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। फिर हरिया टोकरी की मछलियों को अच्छी तरह साफ करके उसे एक पतीले में रख देता है और उन्हें लेकर चूल्हे के पास जाता है। राधा भी उनके साथ जाती है। अब हरिया उन सभी मछलियों को चूल्हे की आग में भूनने लगता है। तभी भूख से व्याकुल राधा बोलती है, पिताजी, हम इन मछलियों को ऐसे ही खाएंगे क्या? नहीं बेटी, हम इन मछलियों की राख को अच्छे से साफ करके इसमें नमक और मिर्ची डालकर खाएंगे, फिर खाने में स्वाद भी आएगा। ठीक है पिताजी, मैं नमक और हरी मिर्च ले आती हूँ। अब हरिया मछलियों को नमक और मिर्च के साथ मसलकर उसका चोखा बना देता है और फिर परिवार के सभी लोग उसे बड़ी चाव के साथ खाते हैं। आज 4 दिन बाद कुछ खाने को मिला है। आज पेट में कुछ गया तो मन शांत हो पाया है। हाँ गीता, कल से भूखी राधा ने भी आज खाना खा लिया। इस तरह से पूरे परिवार ने आज भर पेट खाना खाया। पेट भरा था तो रात में नींद भी बढ़िया आई। अब हरिया हर दिन मछलियाँ पकड़कर लाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन कुछ दिन बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसके कारण जमीन पर बहता पानी भी कम हो गया और मछलियाँ भी अब कम मिलने लगी थी। अब मछलियाँ भी कम हो रही हैं। अगर ये भी खत्म हो गई तो फिर क्या करूँगा? अगले दिन वो फिर लकड़ी की तलाश में जंगल गया। वो पूरा दिन भटकता रहा, मगर एक टहनी तक नहीं मिली जो सूखी हो। जब वो शाम को खाली हाथ लौटा तो घर का हाल देख उसकी आंखें नम हो गई। गीता खांस रही थी। राधा माँ के पास बैठी थी और मोहन हरिया का इंतजार कर रहा होता था। एक बार फिर से उसके परिवार पर तकलीफें आ चुकी थी। फिर से मेरा परिवार भूखा रहने लगा है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। अब वो चुपचाप बैठ गया और कल के बारे में सोचने लगा। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं।
एक दिन हरिया लकड़ी की खोज में परेशान होकर खुद को कोसने लगा। मेरे साथ मेरे परिवार वालों का भी बुरा हाल हो चुका है। हर किसी को तकलीफें सहनी पड़ती है। अब ये दुख और नहीं सहा जाता। आज बिना लकड़ी बेचे मैं घर नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद उम्मीद लेकर हरिया फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पांव कीचड़ से सने थे, आंखें अंदर धसी हुई थी, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। चलते चलते वो एक अलग रास्ते पर पहुंच गया, जहां आज तक नहीं गया था। तभी एक जगह उसकी नजर एक सुंदर चमकदार पेड़ पर पड़ी। वो चौंक गया। जब उसने उस पेड़ को पहचानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ये तो चंदन का पेड़ है। ये तो चंदन का पेड़ है। भगवान, तूने आखिर मेरी सुन ही ली। यही वो लकड़ी है जो मेरे घर की किस्मत बदल सकती है। इस पेड़ की लकड़ियां तो अच्छे दामों में बेची जा सकती हैं। उसने झट से कुल्हाड़ी उठाई और चंदन काटने लगा। हर वार के साथ उसके मन में एक सपना आकार ले रहा था। इस लकड़ी को बेचकर तो मैं अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने कुछ लकड़ियां काट ली और उनका गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की ओर बढ़ने लगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने झाड़ियों से 3 गुंडे निकल आए। अरे ओ लक्कड़हारे, बहुत मेहनत कर ली तूने, अब यहीं पर रुक जा। हाँ, और ये चंदन की लकड़ियाँ हमारे हवाले कर दे। भाई ऐसा मत करो। मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। मैं इन्हें बेचकर दवा और राशन खरीदना चाहता हूँ। दवा चाहिए तो बाजार में जाकर चोरी कर ले, तुझे दवा और राशन दोनों एक साथ मिल जाएगा। और ये चंदन की लकड़ी तो अब हमारी ही होगी। मेरे परिवार की स्थिति को समझो भैया, बस यही मेरे परिवार की उम्मीद है। हरिया ने दया की भीख मांगी, लेकिन उन गुंडों की आंखों में कोई रहम नहीं था। एक गुंडे ने हरिया को लाठी से मारा। हरिया चीख पड़ा। दूसरे ने उसकी लकड़ियां खींच ली। तभी तीनों गुंडे हंसते हुए चंदन की लकड़ियां उठाकर चलते बने। फिर हरिया जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सब छिन गया। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर लहूलुहान, पर दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत की और कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो आज फिर मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। वो लड़खड़ाते कदमों से फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। हरिया के शरीर में दर्द था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन मन में अभी भी उम्मीद थी। उसने फिर से चंदन वाले पेड़ की दिशा पकड़ी। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई, मगर हरिया रुका नहीं। वो भीगता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने पेड़ से लकड़ियां काटी थी। इस बार वो दूसरे पेड़ से लकड़ी काटने की ठानता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे ढेरों लकड़ियां रखी हुई थी, जिसकी वजह से पेड़ तक पहुंच पाना मुश्किल था। अब वो उन लकड़ियों को कुल्हाड़ी से ही हटाने लगा। लकड़ी हटाते समय उसका एक पैर झाड़ी में फंस गया। उसने सहारा लेने के लिए कुल्हाड़ी झाड़ी से नीचे मारी। तभी ठक की आवाज आई। हरिया चौंक जाता है। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो देखा नीचे एक पुराना मटका दबा हुआ है। वो मटका मिट्टी से सना हुआ था और किनारे से थोड़ा टूटा हुआ था। फिर हरिया ने झुककर उसे उठाया। उसके हाथों में एक हल्का कंपन महसूस हुआ और अजीब सी शांति सी महसूस हुई। कितना अजीब है। इस सुनसान जंगल में चंदन के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा जमीन में दबा हुआ है। खैर, ये मटका हमारे काम आ सकता है। इसमें पानी रखने पर ठंडा रहेगा। इस पेड़ की लकड़ियां तो गीली हो चुकी हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, क्यों ना मैं इस गीली लकड़ी को काटकर घर ले जाऊं और फिर सुखाकर इन्हें बेच दूंगा। अब वो कुछ लकड़ियों का गट्ठर और मटका लेकर घर लौट जाता है। झोपड़ी में गीता लेटी थी। बच्चे भी थके हुए थे। हरिया ने गीता से उस मटके के बारे में बताया और मटके को घर में एक कोने पर रख दिया। तभी उसमें से हल्की सी चमक निकली और एक धीमी मगर साफ आवाज सुनाई दी। ए ईमानदार लक्कड़हारे,
मैं तुझे अच्छे से जान चुका हूँ और इसलिए ही मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तू भी जो भी सच्चे दिल से मांगेगा वो सब तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे उसका आधा किसी जरूरतमंद को देना होगा। कौन कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? डर मत लक्कड़हारे, ये मटका अब तेरा है। बोल तुझे क्या चाहिए? मटके की आवाज सुनकर हरिया थोड़ा शांत होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि हर दिन मुझे सूखी लकड़ी मिले। मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, बस मुझे सूखी लकड़ियाँ मिलती रहे। ठीक है लक्कड़हारे, मैं तुझे एक जादुई कुल्हाड़ी देता हूँ। तू जब जब इस कुल्हाड़ी से किसी पेड़ की लकड़ियाँ काटेगा वो सूख कर बेचने योग्य हो जाएगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर मटके से तेज चमक निकली और एक सुनहरी कुल्हाड़ी बाहर आई। वो जमीन पर गिरी, लेकिन गिरने की आवाज बिल्कुल हल्की थी। सुन लक्कड़हारे, ये कुल्हाड़ी अब तेरा साथ देगी। ये बारिश में भी लकड़ी काटेगी और जो लकड़ी तू काटेगा वो खुद ब खुद सूख जाएगी। क्या ये सच में असली है? हाँ, लेकिन याद रख, तुझे अपने गांव के लोगों की मदद भी करनी होगी। जो भूखे हैं, बीमार हैं, बेसहारा है, उनका भी ख्याल रखना होगा। मैं वादा करता हूँ, जब तक ये हाथ चलेंगे मैं किसी भूखे को भूखा नहीं सोने दूंगा। देखते ही देखते वो जादुई आवाज अचानक से गायब हो गई और घर में शांति छा गई। उधर घर के दूसरे लोग उस कुल्हाड़ी के बारे में सभी बातें सुनकर चौंक गए थे। सुनो जी, मुझे तो डर लग रहा है। क्या सच में ये कुल्हाड़ी हमारी मदद करेगी या फिर? हाँ गीता, ये मटका कोई सामान्य मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। हमें इस मटके पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन हरिया ने वही कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। अब हर दिन सूरज उगने से पहले ही हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल जाता। बारिश हो या धूप, कुल्हाड़ी हमेशा हरिया का साथ देती। काटी गई लकड़ियाँ तुरंत सूख जाती और वो उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचता। घर में अब रोटियों की कमी नहीं थी। गीता की दवाएं पूरी हो रही थी। राधा अब स्कूल जाने लगी थी। लगभग घर के हर सदस्यों की पूर्ति आसानी से हो पा रही थी। हरिया पहले से खुश था, लेकिन उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। अब वो अपने जैसे भूखे, बीमार और बेसहारा गांव वालों के घर लकड़ियां और आटा देने लगा। लोग उसे दुआएं देते, आशीर्वाद देते। एक दिन वो गांव की गंगा काकी को सामान दे रहा होता है। बेटा हरिया, तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता है। तेरी वजह से बिना बेटे के भी मुझे कोई कमी नहीं लगती है। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ और वैसे भी मुझे गांव भर के लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। हर दिन वो इसी भाव से जीता रहा। देने का सुख, मेहनत की कमाई और लोगों का प्यार, इन सभी के बीच वो गांव भर में सबसे ज्यादा खुश था। एक दिन वो लकड़ियां काटकर बेचने के लिए बाजार जाता है और लोगों को आवाज देने लगता है। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती लकड़ियां ले लो। आओ भैया, जल्दी आओ, इतनी सस्ती लकड़ियां बाजार में कहीं भी नहीं मिलेंगी। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे ओ रामू, ये बेचारा लकड़हारा दिन भर लकड़ियां काटने में मेहनत करता है, लेकिन क्या फायदा लकड़ियां बेचने का। जीवन भर बस मजदूर बने रहना होगा। हाँ रघु भैया, सही कहते हो। इसका जीवन तो मजदूरी में ही गुजर जाएगा। इसे भर गुजारे भर पैसे मिलते हैं, वो भी जब लकड़ियां बिके तब। पास बैठा हरिया उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। आज पहली बार उसे लगा कि सच में उसकी जिंदगी कितनी बदतर है। ये दोनों गांव वाले सच ही कहते हैं। सारा जीवन मेरा बस घर गुजारा चलाने में ही बीत जाएगा, लेकिन मेरे पास तो जादुई कुल्हाड़ी है। अगर मैं ज्यादा मेहनत करके ज्यादा लकड़ियां बेचूं और उसका बंटवारा ना करूं
तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर मेरे पास भी जरूरत से ज्यादा चीजें होंगी। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ से हरिया के मन में लालच ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते कुछ महीनों बाद सब बदलने लगा। धीरे धीरे उसके हाव भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में अब घमंड की चमक झलकने लगी। अब वो बाजार में और लकड़ियां बेचने लगा, पैसा गिनने में ज्यादा वक्त लगाने लगा। मतलब वो अब ज्यादा पैसे कमाने लगा था। मैं ही तो मेरी कमाई का मालिक हूँ। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी मेहनत। अपनी मेहनत की कमाई गांव वालों को क्यों बांटूं? उस दिन से उसने गांव वालों को अपनी मेहनत का आधा हिस्सा देना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। एक दिन गंगा काकी परेशान होकर हरिया के घर पर आती है। हरिया, बेटा कहाँ हो? गंगा काकी की आवाज सुनकर गीता घर से बाहर आती है। क्या बात है काकी, आप यहाँ कैसे? बेटी, हरिया बेटा कई दिन से मेरे घर कुछ देने नहीं आया। पिछले कई दिनों से भूखी हरिया बेटे का इंतजार कर रही थी, फिर आज तुम्हारे घर ही आ गई। गंगा काकी की आवाज सुनकर हरिया गुस्से में घर से बाहर निकलता है। हाँ काकी, मैं लोगों की मदद करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे अपना भी घर चलाना होता है। अपने बच्चों का भविष्य भी मुझे ही देखना है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। आप घर लौट जाओ। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज भी तुझे दुआ देती हूँ, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। इस तरह से गंगा काकी वापस अपने घर लौट जाती है। फिर राधा ने भी हरिया को समझाने की कोशिश की और मटके की जादुई आवाज वाली बातें याद दिलाईं, लेकिन हरिया ने एक ना सुनी, क्योंकि उसके मन में लालच ने घर बना लिया था। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश आई। हरिया मस्त मौला अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल पड़ा। बारिश, ये बारिश अब मेरा क्या बिगाड़ लेगी, जब मेरे पास जादुई कुल्हाड़ी है। कुछ देर बाद उसने जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटी, लेकिन अब वो सूख नहीं रही थी। वो लकड़ियों को घर लाया, लेकिन फिर भी लकड़ियां गीली ही रही। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये लकड़ियां सूखती क्यों नहीं? कहीं मटके की बात? अगले दिन भी वही हुआ। लकड़ियां गीली, कोई खरीदता नहीं, पैसे आना बंद। घर में फिर भूख लौटने लगी। सुनो जी, मेरी दवा खत्म हो गई है। ठीक है गीता, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन कल भी वही हुआ। फिर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, तब हरिया जाग रहा था। इसी समय मटके से धीमी लेकिन कड़कती आवाज आई। सुन हरिया, तूने मेरी शर्त नहीं मानी, इसलिए तू फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तेरा लालच हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण तूने गरीब और बेसहारा लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरिया चौंका। तभी अचानक से मटका कांपने लगा और एक तेज चमक के साथ फूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खुद को बदल लूंगा। मैं वादा करता हूँ, अब से हर गरीब की मदद करूंगा। वो चिल्लाता रहा, लेकिन अब वो जादुई आवाज गायब हो चुकी थी। इसी दौरान वो जादुई कुल्हाड़ी भी अचानक आंखों के सामने से गायब हो गई। अब उसका हाल पहले की तरह हो चुका था। मैंने लालच किया, शायद अब बहुत देर हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन वो फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। अब फिर से सब शुरू करना होगा, लेकिन इस बार खुद के परिश्रम से। हर दिन वो जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, कभी कभी वो नदी से मछली पकड़ कर लाता। अब वो पहले से कम कमाता था, लेकिन खुश था। अब वो कम पैसों के साथ भी बेसहारा लोगों की मदद करता। हरिया किसी की भी मदद करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था। मोहन और राधा अब बड़े हो रहे थे। गीता की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। झोपड़ी में अब छत टपकती नहीं थी। हरिया ने खुद मिट्टी और पत्तों से उसे ठीक किया था। अब ये झोपड़ी भी हमें महल लगती है। हाँ गीता, अब मुझे महल की नहीं, इस गांव से जुड़ी हर चीजों की खुशबू से लगाव हो गया है। एक दिन राधा हरिया के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, आप अब खुश हैं ना? हाँ बेटिया, बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। ये पूरा गांव मेरा परिवार जैसा है और हर बेसहारा की मदद करना मेरे लिए सुकून बन चुका है। गांव में अब हर त्योहार हरिया के बिना अधूरा लगता।
कोई शादी होती, कोई बीमार होता या कोई भूखा, हर कोई सबसे पहले हरिया को याद करता। एक दिन हरिया गंगा काकी के घर जाता है। अरे हरिया बेटा, तू सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। ये आपके लिए कुछ राशन लाया था। अब बस हमेशा एक बात का ही खुद से शिकवा रहता है कि मैंने उस दिन आपको घर से क्यों भगा दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना गंगा काकी। कोई बात नहीं हरिया बेटा, हर किसी के जीवन में इस तरह के बदलाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद हरिया गंगा काकी का आशीर्वाद लेकर घर लौट जाता है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब गांव वाले हरिया को उसके घमंड से नहीं बल्कि उसकी अच्छाई से जानने लगे थे। हरिया को देखकर सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। इस तरह से पूरा गांव मिलजुल कर साथ रहने लगा।